एवरीवन, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑन यूनिट 2 जिसमें हम लोग थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग है ना पावर प्लांट के बेसिक पढ़ चुके थे, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस पढ़ा और उस सोर्स से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही हम हर एनर्जी को क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, ये सब हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में देखे हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, आज हमारा पूरा डिस्कशन इसी पे रहेगा और ये जो यूनिट है ये लगभग 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि थर्मल पावर प्लांट बेसिकली ये कोल बेस्ड होता है ना। तो ये कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, तो इसके लिए साइट वगैरह कैसे सेलेक्ट करेंगे, है ना। थर्मल पावर प्लांट अभी तक जितने भी पावर प्लांट हैं, है ना, इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, उसमें मैक्सिमम जो है वो थर्मल पावर प्लांट, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट ही है। ठीक है, तो ये इतना अधिक क्यों है, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने स्लाइड पे और ये देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो थर्मल पावर प्लांट क्या है? इट इज़ ए जनरेटिंग स्टेशन दैट कन्वर्ट द हीट एनर्जी ऑफ द कंबसन ऑफ द कोल, है ना। कोल को जो हम जलाते हैं उससे जो हीट एनर्जी डेवलप होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग दिस पावर प्लांट। ठीक है, ये पावर प्लांट किस साइकिल पे काम करता है? तो ये पावर प्लांट रैंकिन साइकिल पे काम करता है। देयर आर मैनी अदर साइकिल, कंप्रेशन साइकिल, ऑटो साइकिल एंड रैंकिन साइकिल। तो रैंकिन साइकिल पे ये काम करता है। जब पावर प्लांट का हम ब्लॉक डायग्राम और उसके अंदर किस तरह से टरबाइन वगैरह वर्क करता है वो सब डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रैंकिन साइकिल क्या होता है। बट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस थर्मल पावर प्लांट इज़ द रैंकिन साइकिल। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, बेसिकली इनपुट में हमारे पास कोल है और वाटर है। ठीक है, कोल को बर्न करके, कोल को कंबशन करके हम इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और ये स्टीम फिर स्टीम से हाई प्रेशर स्टीम से टरबाइन रन करता है और ये रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी देगा। बॉयलर क्या करेगा? कोल को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके टरबाइन में देगा इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, और ये जो सुपर हीटेड स्टीम है ये टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी में उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा और जो जनरेटर के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और वो क्या लोड सेंटर पे जाएगा, हमारे आपके घर पे और इंडस्ट्री वगैरह में उसको यूटिलाइज करेंगे उस एनर्जी को। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर है आपके थर्मल पावर प्लांट का। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि एडवांटेज क्या है थर्मल पावर प्लांट का। ठीक है, तो पहला एडवांटेज क्या है कि कोयला सबसे सस्ता होता है ना। ज़मीन खोदो और कोयला निकल आएगा। ठीक है, तो कोयला क्या है, फ्यूल जो इसमें कोल यूज होता है वो सबसे सस्ता है। उसके बाद इस पावर प्लांट को बनाने में जो इनिशियल कॉस्ट लगता है वो बाकी सारे पावर प्लांट के रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। पर यूनिट सपोज करो कि 1 मेगावाट बिजली अगर हमें पैदा करना है तो उसके लिए जो पर मेगावाट जो कॉस्ट लगता है, इनिशियल कॉस्ट लगता है पावर प्लांट बनाने में, वो कम लगता है। ठीक है, और क्या है, इट कैन बी इंस्टॉल्ड एनीवेयर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल। देखो, हाइड्रो पावर प्लांट तुम वहीं पे लगा सकते हो जहाँ पे पानी का रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन इस पावर प्लांट को तुम कहीं भी लगा सकते हो, है ना। अपने बाढ़ में देखो, ये थर्मल पावर प्लांट है। हमारे NTPC भागलपुर में, कहलगांव भागलपुर में थर्मल पावर प्लांट है ना। तो वहाँ पे क्या, कोल का कोई रिसोर्स नहीं है। कोल वहाँ पे झारखंड और वेस्ट बंगाल से आता है। ठीक है, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोल को हम ट्रांसपोर्ट करके, जो एनर्जी का रिसोर्स है उसको ट्रांसपोर्ट करके हम थर्मल पावर प्लांट पे लाए और वहाँ उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए। तो कोल कहाँ है ना, एनर्जी का रिसोर्स कहाँ है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जबकि तुम्हारा विंड पावर प्लांट कहाँ होगा, जहाँ विंड होगा। हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ होगा, जहाँ पे हाइड्रो होगा, है ना, जहाँ पे वाटर होगा कि किसी हाइट पे, मतलब किसी पहाड़ के ऊपर, किसी, है ना, नदी पे बांध बना के ही तुम हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हो, लेकिन ये कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इट रिक्वायर्ड लेस स्पेस, इसको जगह बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। हाइड्रो पावर प्लांट अगर को बनाना है तो पता नहीं उसके पीछे 2-4 गांव जो है वो पानी में सबमर्ज कर जाएगा, डूब जाएगा, लेकिन इसके लिए उतना बड़ा स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास का जो प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा सा कम होता है, बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, उसको कहीं भी लगा सकते हैं। तो पहाड़ पर्वत जहाँ पे थोड़ा सा पानी का स्रोत हो,
है ना, नदी वगैरह हो, ठीक है, उसके बगल में इसको लगा देंगे। जैसे कहलगांव भागलपुर में गंगा के किनारे पे है, फिर बाढ़ में भी वहाँ पे नियर बाय कोई रिवर है, तो उसके अगल बगल जो बंजर ज़मीन है वहाँ पे हम इस पावर प्लांट को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये, और स्पेस भी इसको कम चाहिए। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज लेस, फ्यूल का कॉस्ट लेस था, है ना, जब फ्यूल का कॉस्ट लेस है तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो है वो लेस होगा, ठीक है। अदर मतलब गैस पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसका भी कॉस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी और जो पावर प्लांट है उसके रिस्पेक्ट में इसका कॉस्ट ऑफ जनरेशन, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जनरेशन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि कोयला जलाओगे तो धुआं होगा, है ना, तो सब बहुत ज़्यादा स्मोक और फ्यूम इसमें क्या होता है, डेवलप होता है। तो स्मोक एंड फ्यूम पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर और उसके आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको ये पॉल्यूट करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हैं कि जहाँ पे भी इस पावर प्लांट को लगा रहे हैं उसके आसपास हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं हो, है ना, घनी आबादी वाला क्षेत्र ना हो, ठीक है। रनिंग कॉस्ट इज हाई कंपेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट, तो रनिंग कॉस्ट इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे कॉस्ट को कॉट लिख दिया है, ठीक है, क्या है ये, कॉस्ट है हमारा। रनिंग कॉस्ट इज हाई कंपेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या कोई पैसा ही नहीं लग रहा है ना, क्या पानी फ्री में मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट लगेगा। तो यहाँ पे रनिंग कॉस्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। इट कैन नॉट मीट द पीक लोड रिक्वायरमेंट, देखो ये सेंटेंस थोड़ा सा समझने का कोशिश करो कि ये क्या कह रहा है, इट कैन नॉट मीट द पीक लोड रिक्वायरमेंट। हमको क्या पता है कि थर्मल पावर प्लांट के लिए हमको बॉयलर को गर्म करना पड़ेगा तभी स्टीम मिलेगा। अब अचानक से लोड अगर बढ़ जाए, है ना, तो अचानक से हम दूसरा बॉयलर गर्म नहीं कर सकते। इट विल टेक 7 to 8 आवर टू हीट अप अ बॉयलर, ठीक है, जहाँ से तुमको सुपर हीटेड स्टीम मिल सकता है, ठीक है। तो वो जो बॉयलर है उसको हीट करने में ही 7-8 घंटे लगते हैं, तो अचानक से लोड बढ़ गया तो हम तुरंत थर्मल पावर प्लांट से लोड को सप्लाई नहीं दे सकते। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है कि अगर तुरंत लोड का रिक्वायरमेंट हुआ तो विद इन 10 मिनट जो है तुम्हारा हाइड्रो पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी देने लगेगा। क्यों, हमको क्या करना है, डैम का गेट ओपन करना है, पानी फ्लो करने लगेगा, टरबाइन रोटेट करने लगेगा एंड यू विल गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। वो वहाँ पे 10 मिनट में तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। बट थर्मल पावर प्लांट में एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 7-8 घंटे का रिस्पॉन्स टाइम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉयलर हमें गर्म करना पड़ता है, तो ये इसीलिए ये पीक लोड को मीट नहीं कर सकता है। मतलब अचानक से अगर लोड बढ़ जाए, लोड जो है वो अगर अचानक से बढ़ जाए, ठीक है, लोड अगर इस तरह से लोड है, थोड़ा मोड़ा वेरिएशन है तो ठीक है, लेकिन अगर अचानक से लोड बढ़ जाएगा तो इस लोड को ये थर्मल पावर प्लांट मीट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, हाइड्रो पावर प्लांट यूज करना पड़ेगा, हाइड्रो यूज करना पड़ेगा, डीजल यूज करना पड़ेगा, गैस टरबाइन यूज करना पड़ेगा, तो वो सब पावर प्लांट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। हम थर्मल यूज नहीं कर सकते, थर्मल इज नॉट यूज्ड, थर्मल को यूज नहीं कर सकते टू मीट दिस डिमांड, इस डिमांड को मीट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है कि इंडिया में जो मेजर पावर प्लांट हैं वो क्या क्या हैं। देखो यहाँ पे 10 नाम है ना, यहाँ पे टोटल 10 नाम है जो मेजर, जो सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, ये हमारे मध्य प्रदेश सिंगरौली में है, ठीक है। मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पे है, हमारे गुजरात में है, ये अदानी पावर का है। ऊपर वाला NTPC का है, नीचे वाला देखो ये टाटा पावर का सब्सिडरी है, ये भी मुंद्रा में ही है, ठीक है, मुंद्रा कच्छ में है, ठीक है, वहाँ पे है। उसके बाद शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, शासन सब्सिडरी ऑफ रिलायंस है, ठीक है, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है हमारा। उसके बाद जिंदल थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ है, हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से टोटल 10 इंडिया में जो मेजर थर्मल पावर प्लांट है उनकी ये लिस्ट है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि, है ना, कोई 2 मेजर थर्मल पावर प्लांट के नाम बताओ, तो ये 10 में से अगर तुम्हें कोई भी 2 नाम भी याद रह गया, है ना, इस 10 पावर प्लांट के नाम में से 2 नाम भी याद रह गया तो तुम्हारे लिए काफ़ी है। क्या याद कर लो, विंध्याचल, है ना, नाम से ही याद रह जाएगा। कहाँ पे है ये जी, तो ये मध्य प्रदेश, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 4760 मेगावाट है, किसका है, NTPC का है,
ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन है, कहाँ पे है, तो ये कच्छ गुजरात में है, ठीक है। कितना है, 4620 मेगावाट है ना। ये जो भी कैपेसिटी दिया हुआ है, ये कैपेसिटी किस में है, ये कैपेसिटी मेगावाट है, कैपेसिटी किस में है, मेगावाट में है, ठीक है। ये कैपेसिटी किस में है, मेगावाट में। इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, तो अदानी पावर, एक प्राइवेट कंपनी है अदानी पावर इसको ऑपरेट कर रही है, ठीक है। तो ये था, ये 10 ऐसे नाम हैं जिसको तुम्हें याद रखना चाहिए, ठीक है, कि मेजर थर्मल पावर स्टेशन ये है इंडिया में। क्योंकि तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कम से कम 10 पावर प्लांट का तो नाम याद रहना ही चाहिए, है ना। चलो और आगे देखते हैं। अब ये जो देखो बिहार में कितना पावर प्लांट है, तो बिहार में थर्मल पावर प्लांट मेजर जो है वो 6 ही है ना। पहला तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, कहलगांव में क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट है। सुपर थर्मल पावर प्लांट उसको कहते हैं जो सुपर हीटेड स्टीम से चलता है, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटी कितना है, यहाँ पे कैपेसिटी है 2340 वाट। देखो यहाँ पे हमने एक कॉलम और इंसर्ट किया है। ये कॉलम इसलिए इंसर्ट किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए पावर प्रोजेक्ट हैं जिसका एक्सपेंशन अभी बाकी है। मतलब ये देखो बाढ़ में जो थर्मल पावर प्लांट है ये कितना इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, ये 1320 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। लेकिन ये इसका फ्यूचर प्लान क्या है, इसको यहाँ से बढ़ाकर हमको कितना करना है, 33,000 मेगावाट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी जो हमारा ये पावर है ये किस में है, मेगावाट में है, ठीक है। ये पावर किस में है, मेगावाट में। ये कैपेसिटी किस में दिया हुआ है, मेगावाट में। फ्यूचर एक्सपेंशन किस में होना है, मेगावाट में होना है, ठीक है। तो ये हमारे 6 मेजर पावर प्लांट हैं। कहलगांव में एक है, भागलपुर में, वो कितना है 2340 मेगावाट। ये सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट है जो एनटीपीसी के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, बाढ़ में है, सबको पता है, मेन लाइन में एक है हमारा। वो कितना पावर भी जनरेट कर रहा है, 1320 जनरेट कर रहा है। और वो कितना आने वाले फ्यूचर में कितना जनरेट करेगा, 33,000 मेगावाट जनरेट करेगा। समझ लो बिजली नहीं कटेगी हमारे घर में, है ना। उसके बाद क्या है, नवीनगर, ठीक है। नवीनगर थर्मल पावर, नवीनगर में 2 थर्मल पावर प्लांट हैं। एक तो ज्वाइंट वेंचर किसके साथ है, उसका इंडियन रेलवे के साथ है। और दूसरा ज्वाइंट वेंचर किसके साथ है, एनटीपीसी और बीएसईबी के साथ है। बीएसईबी मतलब बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। तो ये नवीनगर में जो पहला थर्मल पावर प्लांट है ना, ये 750 मेगावाट है, जिसका एक्सटेंशन कहाँ तक होना है, 1000 मेगावाट तक होना है। मतलब 250 मेगावाट इसमें और अभी ऐड होना बाकी है। ये रेलवे और एनटीपीसी का ज्वाइंट वेंचर है। दूसरा क्या है, नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये भी औरंगाबाद, नवीनगर औरंगाबाद में है। अभी इसकी कैपेसिटी कितना है, देखो 660 है। और इसको एक्सटेंड कहाँ तक करना है जी, यहाँ एक्सटेंड करना है 4380। समझ लो जब इतना पावर ये जनरेट करेगा तो बिहार में इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं रह जाएगी। और जब इलेक्ट्रिसिटी होगा तो इंडस्ट्री भी होगा, है ना। बेरोजगारी धीरे धीरे दूर होगी। कहीं पे भी इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अगर अच्छी नहीं है तो इंडस्ट्री तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो पता चला 100 लेबर को बुलाया, काम कर रहा है और लाइट कट गया, तो 100 लेबर का जो पर डे का कॉस्ट है वो तो उसका बेकार जाएगा ही, है ना। बाकी जो काम उसका बिगड़ा सो बिगड़ेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत दिक्कत है। इस कारण से भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान क्या है कि नवीनगर में इतना पावर जनरेट करना है, ठीक है। उसके बाद कांति थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ है जी, मुजफ्फरपुर में है आपके। अभी कितना जनरेट कर रहा है, अभी जनरेट कर रहा है ये 610। और आने वाले फ्यूचर में इसमें 500 और ऐड हो जाएगा तो 1010 मेगावाट जो है ये पावर जनरेट करेगा। इसका भी ज्वाइंट वेंचर किसके साथ है, एनटीपीसी और बीएसईबी के साथ है। उसके बाद हमारा बरौनी में एक एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट है, वो कितना अभी जनरेट कर रहा है, 470 मेगावाट जनरेट कर रहा है। और आने वाले फ्यूचर में ये कितना जनरेट करेगा, ये हमारा 720 मेगावाट जो है वो एनर्जी जनरेट करेगा। तो ये था हमारा कि बिहार में कितने मेजर थर्मल पावर प्लांट है। तो ये तो तुम्हें याद रखना ही चाहिए, ठीक है। तुम बिहार के स्टूडेंट हो डिप्लोमा के, तो ये जो 6 पावर प्लांट है, बहुत ज़्यादा नंबर भी नहीं है जो तुम याद नहीं कर पाओ। तो ये 6 पावर प्लांट हैं जो बिहार में है, जिसका अभी कैपेसिटी इतना है और एक्सटेंड करके कैपेसिटी इतना होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं कि जो पावर प्लांट है उसके लिए भी ऐसा, अभी हमने कहा कि ये पावर प्लांट कहीं भी लगा सकते हैं। अब कहीं लगाने का मतलब ये थोड़ी है कि दरभंगा में क्या कहते हैं तुम्हारे पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगा देंगे, ऐसा नहीं है ना। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। क्या क्राइटेरिया है, देखो, कॉस्ट ऑफ द लैंड शुड बी रीजनेबल, है ना। यहाँ पे 1 कट्ठा ज़मीन खरीदने जाओगे तो 50 लाख चला जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एकर्स ऑफ लैंड चाहिए होता है।
तो वो कॉस्ट जो है लैंड का जो है वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, अब रीजनेबल लैंड कहाँ मिलेगा, धान वाला जो पैडी वाला जो खेत है वहाँ पे मिल सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें कोल को ट्रांसपोर्ट करके लाना है। ठीक है, एटलीस्ट कोल वहाँ अवेलेबल नहीं हो तो कम से कम ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है वो इजीली अवेलेबल हो। तो प्लेंटी ऑफ कोल शुड बी अवेलेबल इजीली, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे कोल अवेलेबल हो सके, ये होना चाहिए। तो इसीलिए हमने कहा बाढ़ में बनाया थर्मल पावर प्लांट, रेलवे ट्रैक से भी बाढ़ का थर्मल पावर प्लांट दिखता है। समझ लो कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, एम्पल ऑफ वाटर सप्लाई चाहिए। वाटर सप्लाई क्यों चाहिए, क्योंकि टरबाइन में एक तरफ तो स्टीम बॉयलर से आ रहा होता है और दूसरी तरफ स्टीम क्या कंडेंसर में कंडेंस हो रहा होता है, मतलब स्टीम को ठंडा कर रहे होते हैं। तो स्टीम को जो हम ठंडा कर रहे हैं उसके लिए हमको क्या कूल वाटर चाहिए, कोल्ड वाटर चाहिए, है ना, या रूम टेम्परेचर पे वाटर चाहिए। तो वो वाटर कहाँ से मिलेगा, या तो कूलिंग टावर से मिल सकता है या तो रिवर से मिल सकता है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि रिवर अगर हो तब ज़्यादा बढ़िया है, क्यों, क्योंकि फ्री में पानी मिल जाएगा। और नहीं तो क्या बोरिंग करके धरती के अंदर से पानी निकालना है ना, पीने के लिए तो पानी मिल ही नहीं पाता है ना, थर्मल पावर प्लांट के लिए पानी कहाँ से लाएंगे उतना ज़्यादा। तो कोशिश ये रहता है कि ये किसी रिवर के नज़दीक हो ये पावर प्लांट। ठीक है, ताकि एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई अवेलेबल हो हमारे कंडेंसर में को कूल करने के लिए, ठीक है, ठंडा करने के लिए। उसके बाद क्या बॉयलर में भी वाटर चाहिए होगा, बॉयलर में भी स्टीम जो हम बना रहे हैं वो वाटर से ही बना रहे हैं, तो वहाँ पे वाटर चाहिए होगा। तो हमारे पास वाटर का सप्लाई जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद द प्लांट प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ एस, एस का मतलब राख। ठीक है, जैसे गोईठा जलाते हैं, है ना, वो डंकेक जिसको इंग्लिश में कहोगे, तो डंकेक जलाते हैं तो राख निकलता है, उसका कोयला जलाएंगे तो उससे भी राख निकलेगा। और ये राख जो है वो अभी दिखाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कोल में ये राख का क्वांटिटी अलग अलग होता है, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो 30% जो है वो क्या होता है, राख ही होता है। ठीक है, तो वो राख जो निकल रहा है उसको कहीं ना कहीं तुम्हें डिस्पोज करना है। ठीक है, वेस्ट करना है, वो क्या है, वेस्ट मटेरियल, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा इंडस्ट्री तुम्हारे आसपास होना चाहिए जो उस राख को यूज कर ले। जैसे कोई अगर सीमेंट इंडस्ट्री है तो वो उस राख को यूज कर लेगा। ठीक है, अच्छा तुम देखे होगे कि रोड के किनारे किनारे वो जो पेडेस्ट्रियन के लिए बनाते हैं उसमें छोटा छोटा बहुत डिजाइनर वाला ब्रिक लगा रहता है, वो भी इसी राख से बनता है। ठीक है, तो इस तरह का इंडस्ट्री जो है वो क्या प्लांट के आसपास होना चाहिए, ताकि राख जो है उसका भी कुछ कॉस्ट मिल जाए हमको, है ना, उसका भी कुछ पैसा मिल जाए, उससे भी हम कुछ बनाकर बेच सकें। ठीक है, तो उस राख को यूटिलाइज करने के लिए या डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर जो है वो फैसिलिटी होनी चाहिए उस साइट के नज़दीक। ठीक है, तीसरा क्या है, साइट शुड नॉट बी सराउंडेड बाय रेसिडेंशियल बिल्डिंग। हमने क्या कहा था अभी कि इसमें बहुत ज़्यादा स्मोक और फ्यूम निकलेगा। ठीक है, जिससे अगर पॉपुलेटेड एरिया आसपास होंगे तो वो क्या कहते हैं, वो इल हो सकते हैं, वो सिक हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि आसपास सराउंडिंग में कोई बहुत ज़्यादा हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, कोई रेसिडेंशियल एरिया ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, लास्ट जो है कि लोड सेंटर शुड बी नियर टू द साइट, है ना। ऐसा नहीं कि हिमालय पे जाके थर्मल पावर प्लांट लगा देंगे, वहाँ पे बिजली ही यूज करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ से लोड सेंटर नज़दीक हो। लोड सेंटर कहने का मतलब दरभंगा जैसे सिटी, जो भी हाईली डेंसली पॉपुलेटेड सिटी हैं, इंडस्ट्री हैं, जहाँ पे इस पावर को यूटिलाइज करेंगे, तो वो हमारा क्या नियर बाई होना चाहिए, वो बहुत दूर नहीं होना चाहिए, नहीं तो पावर को ट्रांसमिट करने में ही तुम्हारा जो है बहुत सारा पावर वेस्ट हो जाएगा, I²R लॉस में ही, है ना। कोई कंडक्टर में कोई कंडक्टर है और उसमें अगर हम कोई कंडक्टर है ना, और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, तो इसमें लॉस कितना होगा, लॉस होगा हमारा लॉस इक्वल टू I²R। ठीक है, और R जो है ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो लेंथ मतलब जो लोड सेंटर है उसका डिस्टेंस साइड से जितना ज़्यादा होगा, है ना, लेंथ जितना ज़्यादा होगा ये R हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। R ज़्यादा होगा ये लॉस I²R का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि लोड सेंटर जो है वो नियर बाई हो, लोड सेंटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो। ठीक है, अब आ जाओ, ये लास्ट स्लाइड है आज का, है ना। इसमें हम देखते हैं कि जो
फ्यूल है, जो कोल है ना, कोल कहीं से भी नहीं उठा लेंगे, है ना। कोल बहुत कचरा जैसा भी होता है जिसका कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि 1 किलो, है ना, कोयला अगर हम जलाएंगे तो उससे हमको कितना मेगा जूल एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो अगर एनर्जी हमको ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, ये 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला कि उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, और दूसरा कि उसमें इम्प्योरिटी कितना है ना। इम्प्योरिटी ज़्यादा होगा तो हीट कम मिलेगा, उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम होगा, और अगर कार्बन ज़्यादा होगा तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, देयर आर, अच्छा कुछ नहीं, दूसरा नहीं है ना। तो इस बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के जो है, 3 तरह के कोल है ना। सबसे अच्छा कौन सा है ये देखकर बताओ, तो यहाँ देखकर बता सकते हो कि सबसे अच्छा कौन है। तो जिसमें कार्बन का परसेंटेज, है ना, जिसमें कार्बन का परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे अच्छा होगा। देखो तो इसमें 25%, इसमें 43%, इसमें 73% है। तो ये जो है ना, ये हमारा क्या है, सबसे अच्छा कोल है। इस कोल को क्या कहते हैं, एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, 73.18। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना। 3 ऑप्शन दे देगा, दिस और नन ऑफ दिस, ठीक है। और कहेगा कि विच वन इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, ठीक है। तो कौन सा कोल सबसे अच्छा है, तो हमारा एंथ्रासाइट सबसे अच्छा, ठीक है। एंथ्रासाइट में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एंथ्रासाइट, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, तो कितना है, 73.1, ठीक है। 73 भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है वो क्या है हमारा, ये हो जाएगा 43.23। इसको हम बिट्यूमिनस कोल कहते हैं। और सबसे खराब जो है वो लिग्नाइट है। इसमें कितना परसेंटेज है, मात्र 25% ही कार्बन है, ठीक है। तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वोलाटाइल मैटर। वोलाटाइल मैटर क्या, जैसे जलाए और उड़ गया, जैसे सल्फर है, सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा, है ना। तुम्हारा क्या कहते हैं, ये वाटर है तो वाटर का वेपर बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो वोलाटाइल मैटर इसमें कितना है, 36%, सबसे ज़्यादा है इसमें, उससे कम इसमें है, और इसमें सबसे कम है। तो ये सबसे बढ़िया कोयला है ना। ये क्या है, ख़राब है, ये बीच बीच का है, ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। मॉइस्चर इसमें 17% होता है, मतलब 17% वाटर ही है। इसमें देखो मॉइस्चर कम है, इसमें भी कम है, ठीक है। तो ये क्या, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इम्प्योरिटीज़ हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं। ये क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू कम होना चाहिए, ठीक है। ये सब कम किस में है, देखो इसमें सबसे कम है, उसके बाद इसमें है, और उसके बाद किस में है, इसमें है, ठीक है। तो इसमें सबसे कम है तो ये सबसे अच्छा कोयला हुआ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये, है ना, ये 1 नंबर का हुआ, ये 2 और ये 3, है ना। नहीं कुछ है तो इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, इसमें देखो हाइड्रोजन का परसेंटेज भी कुछ है। तो हाइड्रोजन से भी ये इम्प्योरिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को जलाएंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। तो इसको इम्प्योरिटी नहीं कहेंगे, ये भी हमारे काम का ही है, ठीक है। अब इसमें जो है कितना जूल एनर्जी मिल रहा है कंबसन पे, तो वो देख लो। इसमें कितना जूल एनर्जी मिलेगा, देखो सबसे ज़्यादा इसमें मिल रहा है 27.36, उसके बाद इसमें मिल रहा है, और सबसे कम इसमें मिल रहा है। तो इससे भी देख सकते हो कि सबसे अच्छा हमारे पास कोल का क्वालिटी कौन सा है, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट है, उसके बाद बिट्यूमिनस है, उसके बाद लिग्नाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम देखेंगे कि थर्मल पावर प्लांट का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे हमने अभी बताया ना कि, आ जाओ, हमने ये बताया ना कि बॉयलर है, तो बॉयलर में कोल और वाटर देंगे, तो कोल और वाटर देने के लिए भी बहुत सारे एक्सेसरीज यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, ठीक है। टरबाइन है तो टरबाइन के साथ कंडेंसर भी लगा होता है, यहाँ पे हमने नहीं दिखाया है। जनरेटर है, जनरेटर को कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल AGC लगा होता है, वो हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है। तो जो रियल स्ट्रक्चर है थर्मल पावर प्लांट का वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे छोड़ रहे हैं।